जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इस मोटिवेशन को आप याद रखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। आज के सेशन में हम देखेंगे BSSC का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, इसमें हम देखेंगे सेट नंबर 8 को। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 8 को, और इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। हम यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आप अपना क्विक रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं, और आपको हम इसका सारा PDF अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 8 को। सेट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो सबसे महंगी करेंसी जो है वो है कुवैती दिनार। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, ये सबसे महंगी करेंसी है। अभी जुलाई 2023 में ऐसा देखा गया कि ये भारत के 267.36 रुपये के बराबर एक कुवैती दिनार है। तो ये इतना महंगा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ और देख लेते हैं बहरैनी दिनार, ये किसकी मुद्रा है? तो ये बहरीन की मुद्रा है। डॉलर का है, डॉलर अमेरिका का भी है, ऑस्ट्रेलियन का खुद का डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, बहुत सारा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ओमानी रियाल, ये जो है ये ओमान की मुद्रा है। तो मुद्रा से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में भी लगातार मुद्रा से क्वेश्चन था, कैपिटल से क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको इन सब बात को याद रखना होगा, करेंसी, कैपिटल हो गया। सेकेंड, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पे बल दिया था। तो ये कथन जो है ये सत्य है। पहला कथन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1956 से लेके 61 तक था। इसमें भारी उद्योगों के स्थापना पे बल दिया गया था, और इसी के समय राउरकेला में, उसके बाद दुर्गापुर में और भिलाई में स्टील प्लांट लगाया गया था। दूसरा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा कुट दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? पहला है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पहला ये सही है। उसके बाद है, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। तो ये भी सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि ये प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1992 से। क्योंकि 24 अप्रैल को इसलिए हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है। 4, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ क्या रहा है इसमें? पहला कथन, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ये गलत है, क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सर प्रथम नहीं है बल्कि तीसरा है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सही बात है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो मौसम में इसको उगा सकते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही है। और भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश है वो तिलहन के उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं हम। 5, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी सेल के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। तो वो कौन है? अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। 6, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और मौलिक अधिकार को ही ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। भाग 3 जो है, भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है।
इसी को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा। 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये कौन सा जलप्रपात है? तो ये है जोग। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के अंदर है। इसमें राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं जोग जलप्रपात में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 8, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 9, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये बनाती है गंगा जी। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा यमुना के, ऐसे गंगा इधर से आ रही होती है, यमुना इधर से आ रही होती है, और यहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये गंगा और यमुना से ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 10, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का नेट जो है ये ज़मीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और कुछ शब्द हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए, जैसे कि स्मैश, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट, हार्ड सर्विस, ये सब जो है बैडमिंटन से जुड़े शब्दावली हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 11, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भारत के अंदर जो है ये एक संसदीय प्रणाली प्रजातंत्र है, और संसदीय प्रणाली का जनक कौन है? तो वो है ब्रिटेन। और संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 12, मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मरले डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ गिरती है? दक्षिणी महासागर में गिरती है। 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो कौन सा आर्टिकल है ये? 350A। 350 में ये कहा गया है कि राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है ये मातृभाषा में दी जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और आर्टिकल, जैसे कि 351, ये क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 350 का एक और आर्टिकल है 350B, जिसके अंतर्गत भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं 350B के, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाषा से रिलेटेड, तो इन सबको आप याद रखेंगे। और भारतीय संविधान में भाग 17 के अंदर आर्टिकल 343 से लेके 351 तक जो है ये भाषा से संबंधित है। 14, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो ये कौन सा राजा था? हम्मुराबी। विधि संहिता याद रखेंगे, सर्वप्रथम है तो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पे बने रहे थे? तो ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण किया है, वो है बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार ग्रहण किया है, नहीं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 16, गुलाबों की लड़ाई हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? ये इंग्लैंड के अंदर हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17, बुकर सम्मान से संबंधित सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है ये है अरुंधति रॉय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनको ये पुरस्कार 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो आप ऑथर और उनके बुक को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है, लगता है कि ये बुक इन्होंने तो लिखा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय जो है ये है जेनेवा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूछ ले WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 19, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता जो है ये दिल्ली समझौता के दौरान कौन था भारत का ब्रिटिश वायसराय? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता किसे कहते हैं हम? तो गांधी इरविन के बीच में जो गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को,
इसे ही दिल्ली समझौता के रूप में भी जाना जाता है। तो उस समय वायसराय था इरविन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे वायसराय ही पूछा जा रहा है। 20 रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर जो है ये ब्रिटेन में एक शहर है जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। तो किसी भी देश का अगर कोई शहर सूती वस्त्र के लिए विख्यात होता है तो हम उस देश का उसको मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे कि भारत के अंदर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी जगह है अपने मतलब सूती वस्त्रों के लिए फेमस होता है तो उसे हम उस देश का मैनचेस्टर कहते हैं। 21 मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो नीले रंग का प्रयोग जो है ये नदी के लिए होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हमने आपको एक क्वेश्चन भी मतलब कम्युनिटी पोस्ट में शायद पोस्ट किया था कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिला है? तो कालिदास का नाम जो मिला है ये ऐहोल अभिलेख में मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? तो ये वातापी पे स्थित है। वातापी में स्थित है ऐहोल अभिलेख। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये किससे संबंधित है? तो ये चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख बनवाया था। तो आप इसको याद रखेंगे। 23 वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोल्फ से जुड़े कुछ और भी हैं खेल, जैसे कि मतलब खेल नहीं कप है, जैसे कि राइडर कप हो गया, प्रिंस वेल्स कप हो गया, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप, ये सब जो है गोल्फ से रिलेटेड टूर्नामेंट के हैं और उनमें ये कप दिए जाते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं। 24 मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये इन्होंने कब दिया था? 1936 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें जब ये अध्यक्षता कर रहे थे उसी समय भाषण के दौरान इन्होंने ये बात कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 25 भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत के अंदर बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वह है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आज हम दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, तो इसलिए बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी किसने लागू की? तो सांकेतिक मुद्रा जो है ये लागू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसी को पागल सुल्तान भी कहते थे। क्या किया था कि युद्ध के लिए सारे सैनिकों को तैयार कर दिया, तो आखिरी समय में अपोजिशन से दोस्ती कर लिया और अपने ही सैनिकों को पहाड़ पे भेज दिया और वहीं पे उनको भूखा वूखा छोड़ दिया ताकि सब आपस में लड़कट के मर जाए। एक राजा अपने ही सेना को ख़त्म करना चाह रहा है, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। लेकिन वास्तविक में जो था मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा सुल्तान था, बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन यही है कि नॉलेज तो था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो वही बात है। और इसने एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी, दीवान एक कोही। इसको भी आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और सबसे अधिक विद्रोह जो है इसी के समय में हुआ था। बहमनी साम्राज्य, उसके बाद हसन गंगू जो बहमनी साम्राज्य बनाया, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, ये सब जो था इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही अलग हुए थे दिल्ली सल्तनत से। तो इसको अभी आप याद रखेंगे। 27 बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो सर्वप्रथम जो है बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसने क्या किया था? एक दीवाने रियासत नाम से विभाग की भी स्थापना की थी बाजार नियंत्रण को देखने के लिए। इसको भी याद रखना है। 28 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति जो है ये सर्वाधिक नीलगिरी पहाड़ियाँ में रहती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पूछ ले नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो डोडा बेट्टा। 29 हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ है?
तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है ये अकबर के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकबर के समय में ही महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया था, और बदायूनी जो है ये रामायण का फारसी अनुवाद भी अकबर के समय में ही करते हैं। तो इसीलिए अकबर का जो मतलब काल है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। 30, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो बिहार में लगभग 77% जो है लोग ये कृषि पर आश्रित हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब बेरोजगारी बढ़ चुका है, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करना है। पोस्ट ज़्यादा है इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कम हैं। 30 लाख फॉर्म भरा चुका है बीएसएससी के अंदर, तो आपको तैयारी अच्छे से रखनी होगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन के पीछे का, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी अकबर के बारे में बताया, तो इनसे रिलेटेड नीलगिरी, तो नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कौन सी जनजाति वहाँ पे रहती है? तो ये सबको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 31, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अंदर भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और ये जो था ये 6 महीने के लिए अध्यादेश था, ये वैलिड रह सकता था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और 1833 का चार्टर एक्ट क्यों फेमस है? तो इसके तहत कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। 1813 के अंदर आंशिक रूप से किया गया था, यानी चाय और चीन को छोड़ के किया गया था। कंपनी पर प्रतिबंधित कि कंपनी चाय और चीन को छोड़ के मतलब अब दूसरी कंपनी भी भारत के अंदर व्यापार करेंगी, और चाय और चीन इसके साथ बस ब्रिटेन ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन उसके बाद 1833 में जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत ये सबको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद सरकार का रूल लागू हो जाता है इसके अंदर कि अब सारी मतलब अलग अलग देश की कंपनियां चाय का भी व्यापार करेगी, चीन के साथ भी व्यापार करेगी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है और क्राउन रूल जो है वो लागू हो जाता है। उसी के 3 साल बाद क्या होता है? इंडियन काउंसिल एक्ट आता है और भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। तो इन सब बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। 32, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो भारत के अंदर व्यापार करने का चार्टर जो है ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिटिश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या थी? कंपनी थी। इन्होंने ब्रिटेन से मतलब एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर लिया था कि हम भारत के अंदर 15 वर्षों के लिए व्यापार करने जाएंगे। शुरू में इसमें क्या था? 217 हिस्सेदार थी इस कंपनी में। तो इसीलिए क्या था कि अब जैसे कि 2004 में जैसे सरकार बनी थी तो क्या था? अलग अलग दलों से मिलके बनी थी, तो सब लोग क्या करते हैं? इसमें घोटाला करते हैं। ऐसे ही 217 थे तो बहुत ही ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था लेकिन वहाँ की सरकार को नहीं हो रहा था। तब उन्होंने धीरे धीरे इस पर लगाम लगाना चालू किया, और उसके बाद जब 1857 के अंदर क्रांति हुई तो उसके बाद इन्होंने इसको समाप्ति कर दिया पूरी तरीके से और क्राउन रूल लागू कर दिया। तो आप इसको याद रखेंगे। 33, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार जो है ये आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 4 जनवरी 1948 को यह स्वतंत्र हो गया पूर्ण रूप से। और म्यांमार में एक जेल भी है, बहुत फेमस जेल है, मांडले जेल, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। 34, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 35, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो विलियम बेंटिक हो जाएगा, और भारत का प्रथम वाइसराय पूछ ले तो वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। तो ये सबको याद रखेंगे। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, प्रथम वाइसराय कौन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो इन सबको आप अच्छे से याद रखेंगे। 36, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा जो है ये किया गया था बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? लोगों को मतलब कहते हैं ना कि वो जो कैसे इसको बताया जा सके कि इंस्टेंट जो गुस्सा था वो तो चर्बी वाला कारतूस था ही, लेकिन जो रियल फैक्ट था ना 1857 की क्रांति के पीछे, ये आप जब बीपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे तब आपको बताया जाएगा कि इन लोग को ये लगता था कि समाज की जो हमारी प्रथाएं हैं उसको अंग्रेज समाप्त कर रहे हैं। तो ये सब गुस्सा जो है उनके अंदर धीरे धीरे पनप रहा था। वही 1857 जाते जाते ये पूरी तरीके से फूट गया। इन्होंने सती प्रथा पे बैन लगा दिया, विधवा पुनर्विवाह पे इन्होंने मतलब लागू कर दिया, जो नहीं होता था उस समय उसको इन्होंने लागू कर दिया। तो धीरे धीरे ये गुस्सा बन रहा था इन लोगों के बीच में। वही 1857 में जब चर्बी वाला कारतूस आया तो ये गुस्सा एकाएक फूट गया अंग्रेजों के ऊपर। तो इसलिए 1857 की क्रांति जो है ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि बहुत लंबी थी। 37 मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सी नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो ये कौन सा था? ये था NVS-01। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 38 निम्न में कौन संविधानेतर संस्थान है? यानी संविधान के अंदर इसमें से किस संस्था की जो बात है वो नहीं की गई है? तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये नीति NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको मतलब ऐसे बनाया गया है, भारत के विकास के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको हम संवैधानिक संस्थान नहीं बोलेंगे। संवैधानिक संस्थान वैसी संस्था होती है जिसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर किया जाता हो। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 में है। वित्त आयोग किस में है? तो वित्त आयोग 280 में है। चुनाव आयोग 324 में है। लेकिन नीति आयोग के लिए कोई भी आर्टिकल है हमारे संविधान नहीं है, तो इसलिए ये संवैधानिक संस्थान नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। 39 बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो बिपिन चंद्रपाल जो है ये पहले उदारवादी थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन क्या होता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के साथ आके नहीं बोला जाता लाल बाल पाल, तो ये तीनों जो थे उसके बाद ये बाद में क्रांतिकारी उग्रवादी हो जाते हैं और गरम दल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 40 सितंबर 2022 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है आर रवि कन्नन को। 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार आर रवि कन्नन। 41 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो इस बार मिला है द एलिफेंट विस्पर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में कलकत्ता के अंदर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 43 निम्नलिखित देशों में मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। मतलब देश दिया हुआ है और उसके मुद्रा को दिया हुआ है, तो इसमें गलत कौन है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ये यूरो नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? पाउंड है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मॉरिशस का रुपया, ताइवान का डॉलर, इटली का यूरो। ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है? पाउंड होता है, पाउंड। तो ऑप्शन सी जो है राइट। 44 जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो भारत ने किसे हराया है? लेबनान को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट? भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। 45 एतमा उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमा उद्दौला का मकबरा जो है ये संबंधित है जहांगीर से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जहांगीर के काल में ही बनवाया गया था। एतमा उद्दौला कौन था? तो ये नूरजहां का बाप था। 46 टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। टू हंगर फ्री वर्ल्ड इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये M.A. स्वामीनाथन। M.A. स्वामीनाथन का आप लोग नाम अच्छे से जानते होंगे, कौन है? भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं।
और फिलहाल मतलब वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम.ए. स्वामीनाथन जिनकी मृत्यु अभी वर्तमान में हुई है कुछ दिनों पहले, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। 47 भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो इनका जो है संबंध वो बिहार के पाटलिपुत्रा से है, आर्यभट्ट का। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्रा के अंदर ही हुआ था 476 में, 476 ईस्वी में। 48 हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो हिटलर जो है इसने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, तो उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। कब किया था आक्रमण, 1 सितंबर 1939 को। 49 अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पैसा वैसा का बात हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये RBI के द्वारा ही किया गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आपको ध्यान में रखना है कि उद्गम पोर्टल पूछ ले कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 50 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है 2023-24 के चुनाव के लिए। 51 शक्ति का विमीय सूत्र है। तो शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना होता है, ml/t-2। एरिया का होता है L/2। ये क्या हो जाएगा, ml-1 t-2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 बॉयल के नियम का सूत्र है। तो बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है V जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 53 60 किलोग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 60 किलोग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पे सौम्य माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 54 सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 55 चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो चुंबकीय अनुनाद पर कौन आधारित है, तो ये MRI स्कैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 56 अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अभिकेंद्र बल का, F = mv²/r। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 57 सही कथन छांटिए। तो सही कथन इसमें क्या हो जाएगा, तो चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और चाल तथा वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है दोनों का। 58 यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास, तो अधिकतम परास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे प्रक्षेप के वेग को अगर दोगुना कर जाए तो उसका अधिकतम परास जो है वो 4 गुना हो जाएगा। 59 निम्न में किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पे बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो ये कौन सी बीमारी है, ये पोलियो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, जोनास सॉल्क ने की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 60 परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये कैसे होता है, अफबाउ के सिद्धांत पे होता है। सीधा आप ये याद रखेंगे, अफबाउ का सिद्धांत जो है ये परमाणु के उपकोषों को भरने के लिए यूज किया जाता है, कि इसके क्रम को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है अफबाउ का सिद्धांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61
क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, ये कैसा नियत होता है? तो ये गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन हमें चुनना है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, तो ये कथन जो है ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा बना एक अणु होता है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है और ओजोन एक घातक विष होता है। तो ये तीनों कथन जो था ये सही था, तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन से आपको अपने कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। 63 CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 64 ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है, तो इसके अंदर कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी है? वो है 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हम कैसे निकालते हैं? तो सी की संयोजकता मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो X है, सी की संयोजकता मान लेते हैं हम X है, क्योंकि कार्बन का ही हमसे पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2x। ऑक्सीजन कितना 4 है और इसका वैलेंसी क्या होता है -2, तो कितना हो जाएगा ये -8 बराबर 0। तो 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। तो ये कार्बन की संयोजकता निकल गई। ऑप्शन सी। 65 गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। तो ये जो है ये मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66 किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो अवारा तत्व की संज्ञा ये हाइड्रोजन को दी गई है। ऑप्शन डी। 67 किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो तुल्यांक भार गुने संयोजकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो तुल्यांक भार गुने संयोजकता करेंगे, परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। 68 अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो ये जो स्थित है सूक्ष्म तरंग तरह दृश्य क्षेत्रों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69 मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो साधारण श्वसन दर जो है ये 15 से 18 बार 1 मिनट में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और इसी को हम मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। 71 सही सुमेलित युग का चयन कीजिए, तो इसके अंदर सही सुमेलित युग कौन सा हो जाएगा? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 के अंदर, और लागू हुआ था वर्ष 2005 से। ये ग्रीन हाउस के उत्सर्जन पे नियंत्रण करने के लिए किया गया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 72 लैंगरहैंस के द्वीप को जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं ये? तो ये स्थित होते हैं अग्नाशय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ाए जाते हैं? तो ये कौन सा हार्मोन है? एड्रेनालिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74 BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो BCG का टीका जो है ये नवजात शिशु को 6 माह के भीतर लग जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन 75 सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है ये है फ्लोरीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स सारे क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए थे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको लगातार बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अभी तो प्लेटफॉर्म का चल रहा है, उसके बाद हम खान सर का, ज्ञान बिंदु का, और जो भी नया नया प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में, हम सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार वीडियोस को देखते रहिए, आपको क्वेश्चंस याद होते जाएंगे।
मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, उसका आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको डाउट होगा तो आप आंसर्स को देख लीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।